वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैठने की व्यवस्था का अभ्यास प्रश्न भाग 3। ठीक है, ये भाग 3 हम लोग करेंगे। यहाँ के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, भाग 3 हम लोग देखने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद कुछ टाइम दूंगा उसको एनालिसिस करने को, उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, बैठने की व्यवस्था के अंदर टाइप फर्स्ट वृत्त पर आधारित व्यवस्था देखने वाले हैं। टाइप 2 वर्ग और आयत पर आधारित व्यवस्था क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टाइप 3 पंक्ति पर आधारित व्यवस्था को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों तरीके के ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। तो सेंटर फेसिंग का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सेंटर फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग ये आपको बता देता हूं। ठीक है, सेंटर फेसिंग क्विकली हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। पहले सेंटर फेसिंग वही है कि लेफ्ट उसका इस तरफ है, राइट इसका इस तरफ है। ठीक है, इसके बाद में अगर आउटसाइड फेसिंग है तो राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, साफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। राइट ये हो गया और लेफ्ट आपका ये हो गया। ये हो गया आउटसाइड फेसिंग का। ठीक है, और सर्कल में और स्क्वायर में सेम ही प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर चलती है। ठीक है, ऐसे ही सर्कल है, सर्कल के अंदर 8 लोग बैठे हैं। 8 लोगों के अंदर कुछ इनसाइड फेसिंग है, कुछ आउटसाइड फेसिंग है, तो ये ऑल्टरनेट वे हो जाता है एक छोड़ करके। ठीक है, तो 4 लोग इसमें इनसाइड वाले हो गए, 4 आउटसाइड हो गए। वो सभी लोग ऑल्टरनेट वे में बैठेंगे, मतलब पहले एक अंदर वाला, फिर एक बाहर देखने वाला, फिर एक अंदर वाला, फिर बाहर देखने वाला। इसी तरीके से सेम होता है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर भी बाहर की तरफ देखने वाला, अंदर की तरफ देखने वाला। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पर जो पर्सन बैठेगा वो अंदर भी देख सकता है एज वेल एज बाहर भी देख सकता है। जो मिड ऑफ द सेंटर में बैठेगा वो भी अंदर भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए ही हम लोगों को तैयार रहना है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में दी जाएगी, जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को समझते हुए और उसके बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं पंक्ति पर आधारित प्रश्नों की बात करूं, पंक्ति वाले क्वेश्चंस की बात करूं, तो एकल पंक्ति या फिर समांतर पंक्तियां। एकल पंक्ति के अंदर दाहिना ये हो गया और बाएं ये हो, और मतलब कि अगर कोई उत्तर की तरफ देख रहा है तो दाएं और बाएं ये हो जाता है, और अगर कोई दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दाहिना उसका इधर हो जाएगा और बाएं इस तरफ हो जाएगा। समांतर पंक्तियों की बात करूं, पैरेलल रोज की जिसकी हम लोग बात करते हैं, जैसे पटरी होती हैं, 2 पटरियां होती हैं जिस पर ट्रेन चलती है, वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जो ये यहाँ पर पर्सन बैठे हैं ये सभी लोग साउथ फेसिंग है, जो इधर जो पर्सन बैठे हैं वो सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग वालों का राइट साइड दाहिना तरफ इधर होगा और बाएं इस तरफ होगा। साउथ फेसिंग वालों का, दक्षिण दिशा की तरफ देखने वालों का, बाएं इधर होगा और दाहिना इस तरफ होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को सीख लेने हैं। कुछ मुख्य तथ्य हैं इसके अंदर, वो भी सीख लेते हैं। कभी भी पंक्तियों को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें। पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखना शुरू करें और फिर उन्हें वितरित करें। कभी भी किसी को एक पॉइंट ना दें। जैसे आपने बोल दिया कि बी के सेकंड राइट में डी बैठा है, तो बी और डी को आप ऐसे ही रैंडमली बिठाना शुरू कर दें। उसको फिक्स पोजीशन यहां पर ना दें कि इधर कॉर्नर से शुरू करें या मिड से शुरू करें या इधर इस वाले एंड से शुरू करें, ये चीज नहीं है। आप बस बिठाना शुरू कर दीजिए। लास्ट में जाकर के जब क्वेश्चन पहुंचेगा तब आप उसको आप कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, कीज टू रिमेंबर। जो याद रखने वाली चीजें हैं वो 3 चीजें हैं। सबसे पहली क्या कि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए काफी बार कुछ शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे एक शब्द होता है और या लेकिन, और एक शब्द होता है जो। तो अगर सेंटेंस को और या लेकिन से जोड़ा गया है तो बात होगी उसके अंदर फर्स्ट पर्सन की, और अगर सेंटेंस को जो से जोड़ा गया है तो बात होती है इसके अंदर सेकंड पर्सन की। ठीक है, ये क्या होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया था, ए बी के दाएं दूसरा है,
और स्लैश लेकिन सी के निकटतम बाएं नहीं है। तो ये जो और सी के निकटतम बाएं नहीं है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? हमको ये नहीं समझ में आता कि ये किसके लिए बोल रहा है। तो उसी चीज को हमें समझना है कि अगर स्टेटमेंट को और या लेकिन से जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए बात हो रही है, मतलब ए के लिए। और अगर यहां पर जो से जोड़ा जा रहा है तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट है वो किसके लिए है? बाद वाले पर्सन मतलब बी के लिए। जिसका नाम पहले आया वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जिसका नाम बाद में आया वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के लिए ये वाली बात क्या करी गई है? डिराइव करी गई है, ये वाली बात बोली गई है। ठीक है, तो और या लेकिन आता है तो फर्स्ट पर्सन, और जो से जोड़ा गया तो सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझने वाला क्या है? केंद्र की ओर, बाहर की ओर, दाएं बाएं। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई इनसाइड फेस कर रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसके लेफ्ट और राइट में दाएं और बाएं क्या होते हैं? बदल जाते हैं, जो कि अभी प्रीवियस मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था। यहीं पर ही अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं कि कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। आपको सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी पॉइंट्स दिए जाते हैं वो सारे लगातार नहीं दिए जाते। आपको ये डिसाइड करना होता है कि कब कौन सा मेरे पॉइंट काम का है, कब कौन सा पॉइंट मुझे पिक करना। तो पिकअप पॉइंट की ये कला आपके अंदर आनी चाहिए, और वो कला कैसे आती है वो भी बताता। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया ए बी के दाएं दूसरा है, और लास्ट पॉइंट के अंदर बोला गया था कि सी बी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो अब आपने ये देखा पहले पॉइंट में भी ए बी का जिक्र हुआ और लास्ट पॉइंट में बी और सी का जिक्र हुआ, तो इसका मतलब बी दोनों के अंदर कॉमन हुआ। तो जब जो कॉमन एलिमेंट्स है तो कॉमन एलिमेंट से ही हम क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स हमेशा लीजिए, कॉमन एलिमेंट्स के बारे में सोचिए और कॉमन एलिमेंट से एक दूसरे तीसरे पॉइंट को कनेक्ट करिए। फर्स्ट से सेकंड पॉइंट, सेकंड से थर्ड पॉइंट, थर्ड से फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन बिठाइए, तब वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए तो कीज टू रिमेंबर हम लोगों ने सीख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 1 से लेकर के 3 तक के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठते हैं, जबकि 4 प्रत्येक 4 पक्षों के मध्य में बैठते हैं या भुजाओं के मध्य में बैठते हैं। चारों कोनों पर बैठते हैं वे केंद्र की ओर मुख करते हैं, जबकि जो पक्षों के मध्य में बैठे हैं या जो मिड ऑफ द सेंटर में बैठे हैं वे बाहर की ओर मुख करते हैं। इसके बाद यहां पर एक अलग सा पॉइंट आया कि 2 महिलाएं पक्षों के मध्य में बैठती हैं और 2 कोनों पर बैठती हैं। ठीक है, मतलब 2 लड़कियां बैठेंगी कॉर्नर्स पर और 2 लड़कियां बैठेंगी भुजाओं के मध्य पर। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया। इसके बाद ए से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 8 तक के आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ए जी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, जी पक्षों में से किसी एक मध्य पर बैठता है, सी अपनी पत्नी के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठता है और उसकी पत्नी ए या जी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी अपने पति के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठती है, बी किसी भी कोने पर नहीं बैठती है, केवल डी बी और एच के बीच में बैठती है, एच ए का पति है, ई एक पुरुष है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर इस पर सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको करना यह है कि आपको इनको एक बार स्टडी कर लेनी। पहले एक बार इन्हें स्टडी करिए, सोचिए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस किस पॉइंट्स को हमें पहले पिक करना है, किन को हमें बाद में पिक करना है, और उसके आधार पे आप अपना डायग्राम बनाने की शुरुआत करें, एनालिसिस करें एक बार क्वेश्चन को। उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो 10 सेकेंड है आपके पास, करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड होते हैं खत्म। अब इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि किस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला गया था ये सारे के सारे आपके हो गए पॉइंट। ठीक है, 8 तक। और एक बात का ध्यान रखना है जो कि यहां पर बताई गई थी कि 2 महिलाएं पक्षों के मध्य में बैठती हैं, मतलब 2 महिलाओं, मेल के लिए कुछ नहीं बोला गया है, केवल फीमेल्स के लिए बोला गया है कि 2 फीमेल्स जो होंगी वो कॉर्नर्स पे ना बैठ करके कहां बैठेंगी? बीच में, और 2 बैठेंगी कॉर्नर्स पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए,
आते हैं सबसे पहले व्याख्या पर, इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सही क्रम हमें इस प्रकार क्रम में बिंदुओं का चयन करना होगा, और वो बिंदु क्या है आइए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लगातार ही दिए हुए, सिक्स्थ, सेवेंथ और उसके बाद एट्थ, ये लगातार ही सारे आपको दे दिए, मतलब ये आपके लिए काफी आसान काम हो कर दिया है इन लोगों ने जी। आपके लिए काफी आसान इसलिए हो गया क्योंकि लगातार ही सारे पॉइंट्स को सॉल्व करना है, सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा उठाना शुरू करते हैं पॉइंट्स को और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया था ए, पहला पॉइंट अगर हम पिक कर रहे हैं तो ए जी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। ए जो है वो जी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है और जी पक्षों में से किसी एक मध्य में बैठता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइंड करता हूं कि जी जो हो जाएगा वो मिड ऑफ द सेंटर में बैठेगा। मिड ऑफ द सेंटर, इनमें से आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं भाई। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा आपके अकॉर्डिंग बैठता है। जहां आप बिठाना चाहें, जहां से आप शुरू करना चाहें, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला पर्सन आपने यहां पर किसको बिठाया, जी को बिठाया, और बोला गया था जी पक्षों में से किसी एक मध्य पर बैठता है। ठीक है, ए जी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो ए जो है वो जी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया, ए बैठ गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, इन दोनों को कंबाइंड करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है। सी जो है अपनी पत्नी और उसकी पत्नी ए या जी का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखिए उसकी पत्नी, एक बात समझिए, ए और जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि उसकी पत्नी यहां नहीं बैठेगी और उसकी पत्नी यहां पर भी नहीं बैठेगी क्योंकि यहां पर ये पड़ोसी, और यहां पर भी नहीं बैठेगी क्योंकि ये ए और जी की पड़ोसी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी पत्नी के लिए ये तीन ही जगह खाली बच रही हैं, एक है एच, एक है डी और एक है बी। ये तीन ही जगह उसकी पत्नी के लिए खाली बच रही हैं। तो एक बार फिर से जरा पॉइंट को पढ़ते हैं कि सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है। अच्छा, दाएं और चौथे स्थान पर बैठने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर किसी के कोई एक स्क्वायर में बैठा है या सर्कल में बैठा है, 4 टू द लेफ्ट या 4 टू द राइट की अगर बात हो रही है, इसका मतलब वो दोनों पर्सन आमने सामने बैठेंगे, है ना कि नहीं। तो सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है। तो आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ए और जी का ये पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि इसके आमने सामने की जगह खाली होनी चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास ये तीन जगह थी, तीन जगहों में अगर मैं यहां पर बिठाता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, तो यहां पर इसके सामने ऑलरेडी जी बैठा है, तो यहां ये नहीं बैठ सकती क्योंकि हमें दाएं चौथे वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां बिठाता हूं तो इसके सामने जगह खाली है, यहां बिठाता हूं तो इसके सामने ऑलरेडी ए ने जगह रिजर्व कर रखी है। तो इसकी पत्नी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है जो कि है ये कॉर्नर वाली। ठीक है, तो आइए, सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है। तो सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है। तो सी अपनी पत्नी के, तो सी जो है अपनी पत्नी के, तो ये हो जाएगी सी की पत्नी। अब अभी इसकी पत्नी कौन है ये हमको नहीं पता है, तो हमने सिर्फ यहां पर एक पॉइंट बना दिया सी की पत्नी, मतलब इस कॉर्नर पर सी की पत्नी बैठेगी। ठीक है, और सी की पत्नी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठता है सी, तो हमने सी को यहां पर बिठा दिया। बैठता है इसका मतलब ये एक पुरुष है, तो ये हमने पुरुष कर दिया, और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये पॉइंट भी हो गया सॉल्व। पहले ही दो पॉइंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग कनेक्शंस बिठा रहे हैं। आप देखिए, जी का हमें पता चल गया, सी का पता चल गया, सी एक पुरुष है ये भी पता चल गया, यहाँ ए का पता चल गया। ठीक है, ए यहाँ पर बैठेगा। इसके बाद में यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि सी की यहाँ पर पत्नी बैठनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ कॉर्नर पर बैठने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी अपने पति के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठती। ठीक है, बी अपनी जो पति हैं उनके दाएं और तीसरे स्थान पर बैठती है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमारे तीनों पॉइंट्स कंप्लीट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो। ठीक है, बी अपनी पत्नी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठती है। अब ये तो नहीं पता उसकी पत्नी कौन है। बी किसी भी कोने पर नहीं बैठती है। अब बी जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगी, जब कॉर्नर पे नहीं बैठेगी तो कहां बैठेगी, मिडिल में बैठेगी।
अब मिडिल के लिए जगह हमारे पास खाली कौन कौन सी है, पहले तो जरा इस पर बात करते हैं। एक तो हमारे पास ये वाली जगह है सेंटर की खाली, और एक हमारे पास ये वाली जगह खाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। और इसी के साथ ही हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि बी अपनी पत्नी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए, ठीक है। तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए, ठीक है। तो दाएं तीसरे का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने इस जगह पर बिठाया, तो दाएं तीसरे का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर ऑलरेडी पहले से सी बैठा हुआ और सी की पत्नी यहां पर बैठनी है, ठीक है। तो इसीलिए इस वाली जगह पर मैं कैसे भी करके इसको नहीं बिठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि सी की पत्नी यहां बैठेगी और सी ये क्या है, पुरुष है, सी का विवाह यहां पर हुआ है, ठीक है। तो बी अपने पति के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठती है, दी बी जो है अपनी पत्नी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठती है। तो पत्नी के दाएं और तीसरे, बी डज नॉट सिट, और बी डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, और बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के दाएं तीसरे पर बैठेगी। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको बना दिया, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट यहां हो रहा है, लेकिन यहां पर सी की पत्नी नहीं बैठ सकती है, सी की पत्नी के लिए जगह ऑलरेडी ये वाली थी, तो ये इस जगह पर तो नहीं बैठती। तो जाहिर सी बात है बी के लिए एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये वाली। अब यहां पर बी हमने बिठा दिया, ठीक है। तो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड। अब हस्बैंड का मतलब हो गया कौन, यहां पर। तो बी का पति जो होगा वो इस वाले कॉर्नर पे बैठेगा, तभी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठेगा, बी बैठ जाएगी, ठीक है। तो बी का पति आएगा यहां पर और बी की पत्नी हो गई इस जगह पर, ठीक है, या बी खुद जो हो गई वो यहां हो गई, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स भी दोनों हो गए हमारे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। केवल डी बी और एच के बीच बैठता है, डी जो है वो बी और एच के बीच में बैठेगा, ठीक है। बी और एच, अब बी पहले से आ गया था, यहां पर जी पहले से बैठा हुआ है, तो एच को जाहिर सी बात है यहीं बिठाना पड़ेगा। तो बी और एच के बीच में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी हो जाएगा इस जगह पर, ठीक। चलिए ये पॉइंट भी हमारा हो गया सॉल्व। अगला, एच ए का पति है, एच जो है वो ए का पति, तो ये कौन हो गई, एच की पत्नी हो गई, और एच कौन हो गया, ए का पति हो गया। ये हो गया हमारा यहां पर सॉल्व, ठीक। अब आप देख रहे हैं सब चीज सॉल्व होती जा रही है, जी का पता चल गया, सी हो गया, पुरुष पता चल गया, ए का पता चल गया, एच हो गया, ए का पति, बी का पति, सी की पत्नी। अंदर वाले स्क्वायर के अंदर ये चारों जो लाइनें हैं ये सारी क्लियर हो गई हैं, तभी हमने इसको अंडरलाइन किया है। डी हो गया कंफर्म, बी हो गया। अब हमारे पास केवल एफ और ई रह गया है। इसके लिए देखते हैं कि क्या पॉइंट दिया है। बोला गया था कि ई एक पुरुष है, ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए। अब एक बात समझिए, ई एक पुरुष है तो बी का जो पति है वो यहां पर बैठना चाहिए था। तो आपको ये बात कंफर्म पता है कि इस कॉर्नर पे कोई ना कोई एक मेल आएगा, तो मेल जो आएगा वो हम किसको बनाएंगे, ई को ही यहां पर मेल बना देंगे, ठीक। रेस्ट ऑफ द पर्सन कौन बचा, एफ, एफ आ जाएगा इस जगह पर, ठीक। ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये रही है इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच। लगातार सारे पॉइंट्स को पिक करते जाएंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स को बिठाते जाएंगे, अपने आप पूरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। अब 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियों के बारे में ये बोला गया था, 2 कॉर्नर पे बैठनी चाहिए महिलाएं, तो एक डी महिला हो गई और एक एफ महिला हो गई, ये दोनों महिलाएं हो गई। महिलाओं के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। और 2 महिला होनी चाहिए बीच में, बीच का मतलब कि क्या कहते हैं, भुजा के मत में। तो एक तो हो गई एच, ये एच की पत्नी बोला गया था, तो एक तो ए ही बन गई, और दूसरा कौन बन गई, दूसरी बन जाएगी ये जी, क्योंकि ये तो एच तो कौन है, ए का पति है, तो इसलिए किसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे। तो एक लड़की ये हो गई, एक लड़की ये हो गई, एक लड़की ये, और एक पुरुष हो गए, बाकी सारे के सारे पुरुष हो गए। सी भी पुरुष है, ई भी पुरुष है, ठीक है, एच भी पुरुष है, और इधर बी भी पुरुष है। ये सारे के सारे आपके हो गए पुरुष, ठीक। चारों पुरुषों का पता, जब चारों महिलाएं पता चल गई तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के 4 जो बचे वो सारे के सारे पुरुष हो जाएंगे, ठीक। इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब आइए इसके जो 5 क्वेश्चन दिए थे उन पर बात कर लेते हैं। क्या बोला गया था, बी और सी के बीच कितने लोग बैठते हैं जब बी से वामाव्रत दिशा में गिना जाता है। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2, 2 लोग हैं इधर से, और उधर से कितने, 1 2 3 4, 4 लोग हैं उधर से, ठीक है। आइए
कितने लोग हैं? 2 लोग। ठीक है, 2 लोग इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति एफ और जी के वामवृत्त दिशामार गिनने पर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बी का पति? बी का पति कौन था? बी का पति कौन बना था? ई बना था। ठीक है, क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, कौन सा दिया गया बैठने की व्यवस्था के संबंध में सही है? एक वर्गाकार मेज के किनारों में से एक के बीच बैठता है। ए जो है वर्गाकार मेज के किनारों में से एक के बीच में बैठता है, बिल्कुल सही बात है। ये कहां पर बैठता है? सेंटर में बैठता है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल हमारा सही दिया हुआ है। ए वर्गाकार मेज के एक पक्ष के बीच में बैठता है, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्यू और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? क्यू और टी के बीच, आइए, सॉरी, अच्छा इस पर 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आई थिंक। हाँ, 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए। इसका क्या था? 5वां ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक, तो मुझे लगता है कि तीसरा वाला क्वेश्चन है जो 1 से लेकर के 3 तक था, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 4 से लेकर के 8 तक का। 4 से 8 तक का मतलब ये हो गया कि 4 से 8 तक के सवाल सारे के सारे इसी क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाए। ठीक है, आइए निर्देशों को पढ़ते हैं। निर्देश, दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। 10 लोग हैं, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 5 लोग हैं। इस प्रकार है कि समान दूरी बैठे, पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और वे सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। देखिए बोल दिया गया पी क्यू आर एस टी है और सबके सब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। पंक्ति 2 में, इसका नाम पंक्ति 1 है, पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। पंक्ति 2 के अंदर ए बी सी डी ई बैठे हैं और सबके सब उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। इसलिए दिए गए बैठने की व्यवस्था में प्रत्येक पंक्ति में बैठा सदस्य दूसरी पंक्ति के सदस्य का सामना करता है। ठीक है, तो आमने सामने ये 10 लोग बैठे हुए। अब ये 1 से लेकर के 6 तक के आपको दिए हुए हैं सारे के सारे पॉइंट्स। कौन से वाले? बिठाने वाले पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन का जो मेन रूल था वो मैंने आपको ऊपर समझाया। ये सारे के सारे हैं बिठाने वाले पॉइंट, मतलब सिटिंग वाले पॉइंट। ठीक है, तो सिटिंग वाले पॉइंट के अंदर पहले क्या बोला गया? डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी डी के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है, आर पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, केवल एक व्यक्ति क्यू और एस के बीच में बैठता है, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ई पी और क्यू का सामना नहीं करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा सोचिए, क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 10 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं, क्वेश्चन को एक बार करिए, देखिए एक बार। चलिए आइए क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 7 पॉइंट तो आपके ये रहे, 6 पॉइंट सॉरी। ठीक है, इन्हीं 6 पॉइंट के आधार पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आइए यहां पर पढ़ते हैं। व्याख्या क्या दी है? इस प्रश्न को हल करने के लिए सही क्रम हमें इस प्रकार बिंदुओं को चयन करना होगा। सबसे पहले पहला पॉइंट, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर पांचवा छठा, फिर चौथा। सेकंड आरेख में गलत है क्योंकि हमारे पास, अच्छा ये अच्छी बात की है, इस सीक्वेंस में उठाना है 1 2 3, फिर उसके बाद 5 6 4, इस सीक्वेंस में उठेगा। तो सबसे पहले 1 2 3 पॉइंट को उठाते हैं। देखिए डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। डी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठेगा। इसको हमने यहीं क्यों बैठाया? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पहले ही दिया है कि पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी बैठते हैं और वो सब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, और पंक्ति 2 के अंदर ए बी सी डी ई जो है ये सब के सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो पता है हमको कि ए बी सी डी ई कहां बैठने हैं और पी क्यू आर एस टी कहां बैठने हैं। ठीक है, तो डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, डी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। इसके बाद ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, तो देखो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर डी। भाई दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला डायग्राम ठीक हो, है ना? तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलते हैं, ये वाला भी ले चलते हैं और ये वाला भी लेके चलते हैं। अगला बोला गया था पी डी के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। पी जो है वो डी के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। तो देखिए डी का निकटतम पड़ोसी इधर हुआ और उसका सामना कौन करेगा? पी करेगा। अब इधर आ जाइए,
डी का पड़ोसी जो होगा वो पी का सामना करेगा। तो डी का पड़ोसी दोनों ही हो सकते हैं, इधर वाला भी हो सकता है और इधर वाला भी हो सकता है, ठीक है। अगले ही पॉइंट के अंदर बोला गया था आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। आर जो है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, और पी के वो भी ध्यान रखना है कि पी जो होना चाहिए डी के सामने के जस्ट बराबर में होना चाहिए। तो एक बात समझिए, पी को हमें यहां बिठाना पड़ेगा, पी के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए, आर। तभी तो ये वाला पॉइंट सही हो पाएगा कि पी डी के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। पी जो है वो डी के निकटतम पड़ोसी का सामना करता है। तो ऊपर में कंफर्म हो गया कि पी और आर यहीं पर बैठेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर क्या है कि अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है, देखिए डी यहां बैठा था, डी के बराबर में जो बैठा है वो पी का सामना करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जरा तीसरा पॉइंट करिए, आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। अब आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, पी के दाएं दूसरे में तो हमारे पास जगह ही खाली नहीं है, हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, हम कहां पर बिठा दें। इसीलिए ये वाला डायग्राम हो जाता है गलत और ये वाला डायग्राम चल रहा है बिल्कुल सही, ठीक। ये तीसरे पॉइंट से हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हम यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, 5 6 4। तो पांचवा पॉइंट क्या है, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बी और ई पड़ोसी हैं। तो मतलब बी और ई के लिए यही वाली जगह बचती है, या तो ई बी होगा या बी ई होगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया था ई पी और क्यू, ई जो है वो पी और क्यू का सामना नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए यहां से बी और ई का क्लियर हो जाएगा, हमें ये नहीं पता था ई इधर है कि बी इधर है, तो वो कैसे क्लियर हो गया, अगर मैं ई को यहां बिठा देता हूं तो ई का सामना पी को करना पड़ेगा, और ये करने के लिए मना किया गया है। तो इसीलिए यहां पर बिठाना पड़ेगा बी को और यहां पर बिठाना पड़ेगा ई को, ताकि ई सामना पी का ना करे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी हमने कर लिया, और उसके बाद में हमने सॉरी चौथा नहीं, पांचवा पॉइंट हमने किया है और छठा पॉइंट किया। अब आते हैं चौथा पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर। केवल एक व्यक्ति क्यू और एस के बीच में बैठता है, क्यू और एस के बीच में केवल एक आदमी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नीचे वाले के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 लोगों का कंफर्म पोजीशन पता चल गया, तो जो बचा हुआ है वो किसके लिए होगा, सी के लिए होगा, ठीक है। ऊपर आते हैं, केवल एक व्यक्ति क्यू और एस के बीच में बैठता है, क्यू और एस के बीच में केवल एक आदमी होना चाहिए, इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्यू और एस का पोजीशन यही होगा, यहां पर तो हो नहीं सकता और कहीं नहीं हो सकता क्यू और एस। तो बचा हुआ जगह किसके लिए हो जाएगा, टी के लिए हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया ये, ठीक। अब बस एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि क्यू और एस का फिक्स पोजीशन कैसे निकले, तो उसके लिए जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं कि ई जो होना चाहिए पी और क्यू का सामना नहीं करता है, तो पी और क्यू का सामना नहीं करेगा, ई जो है पी और क्यू का, अगर मैं ई के सामने बिठा देता हूं क्यू को, एस और क्यू में कंफ्यूजन था ना कि कौन कहां बैठेगा, अगर मैं ई के सामने बिठा देता हूं क्यू को तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ई के सामने बिठाया एस को और क्यू को किटा है इस तरफ। तो ये सीक्वेंस हमारा फाइनल अरेंजमेंट जो बनके तैयार हुआ है वो ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये सभी लोग बैठेंगे या इस तरीके से ये सब लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है, बड़े आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने इसको समझने के लिए टाइम भी दिया था। देखिए क्यू और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए क्यू और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति क्यू और टी के बीच में बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेकंड का फिर से टाइमर देता हूं, अब आराम से आंसर कर देंगे, जल्दी करिएगा, ठीक है, करिए। हाँ, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, एक इसके अंदर अलग है। आर एस सी टी ए, देखिए आर एस सी टी ए, अब इसमें अलग क्या है, इसके अंदर एस अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये सब लोग कॉर्नर पे बैठे हैं लेकिन एस जो है वो बीच में बैठा है, तो एस को छोड़ करके सभी बाकी अन्य जो है वो आपके चरम सिरे पर है या फिर एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है। तो ये इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बी के बराबर में सही है, ठीक है, या बी के बारे में सही पॉइंट इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। बताएं एक बार, 10 सेकंड है आपके पास।
चलिए आइए देखते हैं बी के बारे में सही पॉइंट क्या है। उत्तर नंबर 5, डी निश्चित रूप से बी के बाएं निकटतम बाएं स्थान पर बैठता है। क्या? पांचवा पॉइंट इसके लिए सही है, डी जो है वो बी के बाएं और निकटतम स्थान पर बैठता है। डी जो है वो बी के निकटतम बाएं स्थान पर बैठता है। ये वाला पॉइंट इसके अंदर बिल्कुल सही बताया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह का हिस्सा नहीं है? 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा क्या बोला गया था सबसे पहले, टीई क्यू सी। देखिए टी ई क्यू सी, ठीक है, मतलब टीई एक ग्रुप हो गया, क्यू सी एक ग्रुप हो गया। इसके बाद में एस बी आर ए, एस बी आर ए ये हो गया, और उसके बाद में हो गया पीडी, पीडी, पी डी। आप देखिए सारे के सारे इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आर और ए इसमें अलग हो जाते हैं। देखिए आर ए को छोड़ करके अन्य सभी एक ही पैटर्न का पालन कर रहे हैं। देखिए ये भी ऐसे क्रॉस में, फिर क्रॉस में, फिर क्रॉस में, फिर क्रॉस में, बाकी सब क्रॉस में है, लेकिन आर और ए में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आर ए जो है मतलब 4th ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है। 7th के बाद 8th क्वेश्चन आया है, इसका करेंगे 8th क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन लोग पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे हैं? ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। चलिए निम्नलिखित में से कौन लोग पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे? देखिए पीई एस डी, पीई एस डी, ठीक है, इसके बाद में एस ए आर, एस ए और ए आर, है ना, और उसके बाद दिया गया था पीबी, पी तो पी और बी जो है यही दोनों लोग, पी बैठा है ऊपर वाली लाइन में बीच में और बी बैठा है नीचे वाली लाइन के बिल्कुल बीच में, तो पी बी पंक्तियों के बीच में बैठे हैं, ये इसके लिए हो जाता है बिल्कुल सही जवाब। और पी बी जो दिया है वो आपको दिया है 5th ऑप्शन पे, 5th ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे। ठीक है, चलिए इसकी समरी पर बात कर लेते हैं। सर्कल आधारित व्यवस्था चली रही है आप लोगों की, इसी तरीके क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। स्क्वायर और आयतकार पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और पंक्ति पर आधारित जो व्यवस्था है उस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग लगातार देखते हुए जा रहे हैं। तो प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।